हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मुकेश कटारे, अनअकैडमी एमपीपीएससी व्यापम पर आप सभी का स्वागत। यहाँ पर जो क्लासेस हैं एमपीपीएससी के लिए और व्यापम के लिए अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर डिफरेंट एजुकेटर के द्वारा आपको कंडक्ट कराया जाता है। आज हम फोकस करेंगे जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा है, इसमें पेपर 4 इथिक्स को लेकर। पहले भी हमने इसमें कुछ वीडियो आपको बना करके दिए, जैसे हमने महर्षि अरविंद के बारे में बात की हुई थी। आज हम देखेंगे गांधी जी के बारे में। ठीक है, गांधी जी के बारे में हम सारा सब कुछ तो नहीं पढ़ेंगे, बट गांधी जी के बारे में हम जो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं उनको समझ लें कि गांधी जी के बारे में हम कुछ उनके मुख्य सिद्धांत लेंगे। जैसे अगर वो आपसे पूछते हैं कि गांधी जी ने जो सत्याग्रह बताया, सत्य अहिंसा सत्याग्रह ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, तो इसको लेकर के बात करेंगे। अगर सत्याग्रह अकेले पर फोकस करना हो तो, है ना, क्योंकि गांधी जी काफ़ी डिटेल में पढ़ना होते हैं, इनके अलग अलग हैं। तो पहले आज सत्याग्रह, देन फिर गांधी जी और कार्ल मार्क्स, उनकी तुलना भी कर पाएंगे, दोनों के विचारों को कंपेयर भी करेंगे। तो महात्मा गांधी, ये पूरा का पूरा मैं उसी तरीके से बता रहा हूँ जैसे कि मुख्य परीक्षा में आपको इसी को कॉपी कर देना है। अगर इसको कॉपी कर देते हो तो आपके मार्किंग अच्छी मिलेगी। थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, वेल एंड गुड, ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है। तो महात्मा गांधी एक महान विचारक, समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। इनके द्वारा सत्य, अहिंसा, सर्वोदय, आर्थिक समानता, सत्याग्रह जैसी नवीन अवधारणाओं से विश्व को परिचित कराया। ये नई इसलिए हैं क्योंकि इनका प्रयोग उस समय इतना ज़्यादा पॉपुलरिटी के साथ नहीं करते थे, इसलिए इन्हें हम कहते हैं। और पूरे विश्व में एक प्रकार से प्रसिद्धि दिलाने का काम इन्हीं के द्वारा किया गया। गांधी जी के सत्याग्रह संबंधी विचारों की विवेचना विद्वानों ने निम्न प्रकार से की है। यानी यहाँ पर हम ये जोड़ देंगे कि विद्वानों के द्वारा इसको ऐसे विवेचित किया गया है। राइट, तो पहला पॉइंट। अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में मार्किंग जो है, यदि आप पॉइंट में लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से होती है एज कंपेयर टू पैराग्राफ। ठीक, तो पहला पॉइंट आता है कि अपनी उचित बात को मनवाने के लिए किसी को भी हिंसक होने की आवश्यकता नहीं है। हिंसा का ये विरोध करते हैं, अपितु अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर यह कार्य किया जा सकता है। यानी नॉन वायलेंस का सहारा लो। सत्याग्रह का मीन्स क्या है, तो दूसरा पॉइंट है कि शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह। यानी यदि आप सही हो या कोई भी पॉइंट जो वैलिड है तो उसके लिए आप बिल्कुल बेझिझक होकर आग्रह करो। और आग्रह बलपूर्वक नहीं होना चाहिए, छलपूर्वक नहीं होना चाहिए। ये तो विनम्रतापूर्ण अहिंसा के रास्ते से किया जाएगा। तो सत्य के आधार पर सही और वैधानिक मांगों के लिए आग्रह करना। इसीलिए गांधी जी जब आते हैं दक्षिण अफ्रीका से लौटकर, तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को जो गति प्रदान की, उसमें उन्होंने इसी टूल का उपयोग किया है। राइट, गांधी जी ने उसी को सत्याग्रही माना जिसका धर्म में अटूट विश्वास और हिंसा से कोसों दूर होता है। धर्म क्या होता है, तो धर्म का मतलब यहाँ मैं हिंदू मुस्लिम से कि ईसाई की बात नहीं करता हूँ। धर्म का मतलब यहाँ पर होता है कि धर्म जो है, धर्म सही और गलत में अंतर बताता है, साथ ही साथ सही का समर्थन करता है। धर्म का मतलब है पुण्य, धर्म का मतलब पाप से नहीं है। धर्म का मतलब क्या होता है, परोपकार। धर्म का मतलब किसी का अहित करना नहीं है। तो ये कहते हैं कि सत्याग्रही वही है जो धार्मिक हो और हिंसा उसने बिल्कुल भी ना की हो, साथ ही हमेशा सत्य का आचरण करता हो। ठीक, अगला पॉइंट है कि गांधी जी कहते हैं कि हिंसा जो है, वायलेंस है, उसे उन्होंने कायरों का अस्त्र बताया है, कि जो लोग डरपोक होते हैं वो हिंसा करते हैं। ये गांधी जी के सिद्धांत हैं। हो सकता है आप इनसे सहमत ना भी हो, मगर लिखते समय तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखेंगे तो नेचुरल सी बात है, मार्किंग उतनी अच्छी नहीं होगी। तो गांधी जी कहते हैं हिंसा कायरों का अस्त्र है, जबकि जो बलवान हैं, बहादुर हैं, उनके लिए सत्याग्रह, सत्य के लिए अड़िग होना। जब आप सत्य हो तो फिर आपको किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ अपनी बात के लिए आप स्ट्राइक कर सकते हो। ठीक है, तो जिसके अनुपालन में कोई भी उचित मांग मनवाई जा सकती है।
अगला पॉइंट है गांधी जी का कि गांधी जी ने सत्याग्रह को उपदेशात्मक, सिर्फ हमें स्पीच नहीं देना है, मंच पर खड़े होकर के भाषणबाजी नहीं करनी है, बल्कि इसका इन्होंने उपयोग किया है राष्ट्र के आंदोलन में। चाहे वो इनका असहयोग आंदोलन हो, चाहे इनका खेड़ा सत्याग्रह हो, चाहे चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, ये हर समय अपने इसी टूल को उपयोग में लाते रहे। सबसे पहले तो दक्षिण अफ्रीका में इसका प्रयोग किया था, है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, उपवास, ये सब इसके टूल हो जाते हैं, राइट। और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था, भारत आने के बाद यहाँ किया। क्योंकि लिमिटेशन है, अगर सत्याग्रह अकेला पूछा जाएगा तो अकेला जब पूछा जाएगा तो अकेले को लेकर हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, है ना। वहाँ पर हमें 100 शब्द लिखने होते हैं, 100 शब्द के लिए सफिशिएंट होता है, मोर देन इनफ हो जाता है। 100 शब्द वाले क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन करने की आवश्यकता भी नहीं होती है, फिर भी चाहें तो 1 या 2 लाइन का कंक्लूजन कर सकते हैं कि निष्कर्षतः सत्याग्रह सिर्फ गुजरे हुए समय की अवधारणा नहीं, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। रिलेवेंस, प्रासंगिक को हम रिलेवेंस, जिसके आधार पर लोकपाल प्राप्ति के लिए चलाया गया आंदोलन एक उदाहरण है। अन्ना हजारे ने जन लोकपाल की प्राप्ति के लिए इसी का तो सहारा लिया था, राइट। तो ऐसे करके हम इस सत्याग्रह को आसानी से लिख सकते हैं। उम्मीद है ये हो गया होगा क्लियर। इसके बाद अब तुलना करेंगे गांधी जी और कार्ल मार्क्स के विचारों की, फिर हम अगले लेक्चर में जाएंगे सर्वोदय के सिद्धांत पर। उसके पहले एक जरूरी सूचना, इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी प्लस आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसमें रेफरल कोड यूज करना होता है, मुकेश लाइव या मुकेश कटारे। इसका बेनिफिट आपको यहाँ फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाती है, जैसे अभी यहाँ पर MPPSC चैम्पियनशिप चल रही है। यहाँ मेरी जो क्लासेस हैं, मैं जो अभी करंट में एट प्रेजेंट ले रहा हूँ, पेपर 2A 2020 के लिए ये कंडक्ट करा रहा हूँ। यहाँ पर एक बैच कोर्स है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर 2020 के लिए। इसमें हरी सिंह सर और मैं दोनों इसको कंप्लीट करा रहे हैं। स्टार्ट होने वाला है जियोग्राफी और इथिक्स को लेकर के, राइट। तो बैच कोर्स एक से ज़्यादा एजुकेटर इसे पढ़ाते हैं। क्या बेनिफिट है? तो बेनिफिट ये है, स्टडी फ्रॉम होम, साथ ही साथ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है। अगर हम पैसे की बात करें, मुद्रा की बात करें, तो मात्र 17 रुपये पर डे खर्च होता है और उसमें आप स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लास का आनंद ले पाते हैं। इसमें फ्री स्पेशल क्लास है, उसके लिए आपको कोई पेमेंट भी नहीं करनी होती है। साथ ही साथ EMI का ऑप्शन भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। भारत के जो टॉप एजुकेटर हैं उनकी क्लास आप ले पाते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन कि अभी यहाँ पर एक MPPSC की चैम्पियनशिप स्टार्ट हुई है, जो 17 मई को पहला इसका टेस्ट हो चुका है। अगला टेस्ट जो है वो होना है 31 मई को। तो इसके लिए आप एनरोल करा सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ पर पूरा एनरोलमेंट का पूरा एक फॉर्मेट आ जाता है। मात्र 30 सेकंड में वो एनरोलमेंट हो जाता है। अगला टेस्ट 14 जून को होगा, 28 जून को, देन 12 जुलाई को होगा। तो इसको आप कर सकते हैं, ये दूसरा मॉक टेस्ट रहेगा, राइट। और अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। 1 साल का 7,000 रुपये फीस है, 6 महीने का 5,600, 3 महीने का 3,500, 1 महीने का 1,400 रुपये। बट इतना आपको पे नहीं करना है। पेमेंट करते समय ये प्रोसीड टू पे के पहले रेफरल कोड मुकेश लाइव, मुकेश कटारी यूज करने पर आपको हर सेगमेंट में 10% फीस कम हो जाता है। 7,000 डिडक्ट होकर के 6,300 में 5,600 से 5,040 रह जाता है। तो ये आप बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। अब अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है, इसमें हम गांधी जी और दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स जो है उनके विचारों की तुलना करेंगे। इसको लेकर के भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर 4 में, 19 और 20 दोनों में। पहले तो हम दोनों में सिमिलरिटी तलाशेंगे और उसके बाद फिर डिसिमिलरिटी देखेंगे कि दोनों में समानताएं क्या है। कार्ल मार्क्स, इनकी किताब जो है आपने एक कैपिटल करके लिखी है, कोई मैं नाम बोल रहा हूँ, दासबोध तो समर्थ रामदास की आ जाती है। तो कार्ल मार्क्स साम्यवाद यानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के प्रणेता हैं। अब दोनों में सिमिलरिटी है। पहले हम आर्थिक समानता, कि दोनों ही क्या करते हैं, समाज में आर्थिक समानता के पक्षधर हैं।
फेवर करते हैं कि इक्वालिटी होना चाहिए सोसाइटी में, इकोनॉमिक यानी धन का वितरण समाज के सभी वर्गों पर हो, किसी एक क्लास एक वर्ग के पास सारे संसाधन ना हो। दूसरी बात आती है श्रम की महत्ता, लेबर। दोनों ने इसको बहुत अधिक महत्व दिया है। परिश्रम करने वाला जीवन सर्वश्रेष्ठ होता है। कार्ल मार्क्स तो ये कहते हैं कि दुनिया भर के सारे मजदूर एकत्रित हो जाओ, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इन्हें उन्होंने सर्वहारा वर्ग का नाम भी दिया है। तो दोनों लेबर को मानते हैं। तीसरा आता है कि सामूहिक स्वामित्व की बात आती है, यानी कि एक ग्रुप के रूप में कलेक्टिवली ऑनरशिप की बात करते हैं। दोनों कहते हैं कि संपत्ति और संसाधन, जो भी एसेट्स है, जो भी रिसोर्सेस हैं, उनका मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति को पास नहीं होना चाहिए, यानी सभी का अधिकार होना चाहिए। तो व्यक्तिगत स्वामित्व के ये खिलाफ माने जाते हैं। क्लियर है ये बात? अगला पॉइंट है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। जैसे इकोनॉमिक जस्टिस की बात की थी कि सभी को समाज में पर्याप्त अवसर मिले, वैसे ही समाज में जो भेदभाव होता है महिला और पुरुष के बीच जाति के आधार पर, तो उस भेदभाव का ये प्रबल विरोध करते हैं। ये सोशल इक्वालिटी या सोशल जस्टिस के साथ में है। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने दलितों को हरिजन कहा। हरि मतलब ईश्वर के जन। पांचवा पॉइंट, एक और हम रिजेंबल सिमिलरिटी बता सकते हैं कि समाज का जो वह वर्ग जो वंचित वर्ग है, डिप्राइव क्लास जिसे हम कहते हैं, तो उसके प्रति दोनों ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं और उसी वर्ग के प्रति ये काम भी करते हैं। समाज के कमज़ोर और वंचित वर्ग के प्रति चिंता व्यक्त करते हैं, उसके सशक्तिकरण के लिए कदम उठाने के फेवर में होते हैं। ये तो रही समानताएं। अब कुछ डिसिमिलरिटी भी तो हैं, असमानताएं भी तो आती हैं। तो देखो, पहली असमानता धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर। गांधी जी धर्म को लेकर चलते हैं। वो कहते हैं कि प्रत्येक कार्य धार्मिक आधार पर किया जाना चाहिए, मगर यहाँ गांधी जी का धर्म जो है वो टॉलरेंस की बात नहीं करता है, वो कट्टरता की बात नहीं करता है, इंटॉलरेंस की बात नहीं करता है कि मैं सिर्फ अपने धर्म को मानूंगा। इनके धर्म का मतलब है कि अगर हम धर्म की बात करते हैं, इसका मतलब है पवित्रता। कोई भी कार्य पवित्र हो जाता है। कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम माना है। अफीम एक ड्रग होता है, नशा करता है, तो वो अफीम के रूप में मानते हैं कि ये धीमा नशा है। इससे समाज के वह लोग जो राज करना चाहते हैं, जैसे पूंजीपति हुए, प्रशासक वर्ग हुए, ये लेबर को इसकी आदत डाल देते हैं और उस पर कंट्रोलिंग का काम करते हैं। तो यहाँ दोनों मिसमैच हो जाते हैं। गांधी जी हर चीज़ को धर्म से, राजनीति में भी धर्म की बात करते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स धर्म विहीनता की बात करता है। दूसरा आता है जाति और वर्ग, कास्ट एंड क्लास। कार्ल मार्क्स वर्ग विरोधी है, ये क्लासलेस सोसाइटी चाहता है। गांधी जी समाज में जाति का भी विरोध नहीं करते हैं, क्लास का भी विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इसके आधार पर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन का विरोध करते हैं कि भेदभाव अगर किया जाता है तो इसका विरोध होना चाहिए। जाति व्यवस्था को समाप्त करने की बात नहीं करते हैं। राइट। अगला, साधन की दृष्टि से। साधन का मतलब होता है कि आपकी मंजिल तक आप पहुंचोगे कैसे, है ना। तो गांधी जी और मार्क्स दोनों की मंजिल एक जैसी है। मंजिल क्या है? लोक कल्याण है ना, लोगों के प्रति संवेदनाएं हैं, वंचित वर्ग के प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन दोनों के साधन अलग अलग हैं, यानी उस मंजिल तक जाने के तरीके क्या हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि मंजिल ये पवित्र है तो साधन भी पवित्र हो। इसके लिए उन्होंने अहिंसा की बात की है, सत्याग्रह की बात की है, त्याग की बात की है, जबकि कार्ल मार्क्स क्या कहता है? हिंसात्मक क्रांति की बात करता है। वो कहता है कि पूंजीपतियों ने बड़े बड़े उद्योग लगाए और उन बड़े बड़े उद्योगों में हजारों की संख्या में लेबर काम करती है। अब ये लेबर एकजुट होगी, सर्वहारा वर्ग जो सब कुछ खो चुका है, और हिंसात्मक संघर्ष करेगी, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी, सारी संपत्ति पर उसका अधिकार हो जाएगा। तो ये वर्ग संघर्ष के रास्ते को चुनते हैं, जबकि इन्होंने इन रास्ते को चुना है। तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। राज्य के प्रति दोनों के क्या विचार हैं? तो गांधी जी कहते हैं कि कानून व्यवस्था, शासन संचालन के लिए राज्य की अनिवार्यता है, इसलिए राज्य होना चाहिए। लेकिन कार्ल मार्क्स ये राज्य को नहीं मानते हैं, ये किसी देश की बात नहीं करते हैं, ये तो कम्युनिटी की बात करते हैं कि ऑनरशिप कम्युनिटी की होगी।
तो ऐसे नेट टू नेट कंपेयर करके हम पहुंच पाते हैं कि गांधी और कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों में क्या अंतर है। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आसानी से आप इसको लिख सकते हो। और फाइनली निष्कर्ष करना चाहो, कार्ल मार्क्स और गांधी जी आधुनिक काल के महान चिंतक, समाज सुधारक थे। दोनों के विचारों की समीक्षा के उपरांत किसी निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है। देश, काल और परिस्थिति ने दोनों को अपने अपने मार्ग अपनाने का वातावरण दिया जो मानवता समाज कल्याण के लिए उचित है। क्योंकि कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी भी चली, गांधी जी के भी विचार चलते हैं, तो ऐसी जगह हम जो निष्कर्ष करेंगे किसी एक के फेवर में या किसी एक के विरोध में ना करें। सबसे अच्छी पॉलिसी तो सिविल सर्वेंट बनने वालों की ये होती है कि यदि आपको दो प्रकार से लिखने को मिलता है तो आप दो प्रकार से लिखो, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ अपनी बातों को रख दो, राइट। तो ऐसे कर करके ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आपके जो भी कमेंट हैं, जैसे मैंने देखा था पिछले वीडियो में कमेंट थे कि जब महर्षि अरविंद पढ़ा रहा था तो पूछा गया था कि इनकी वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है। तो उस वीडियो में ही बताया था महर्षि अरविंद के जो विचार हैं, चाहे वो लोकतंत्रवादी हों, चाहे वो स्वतंत्रता की बात करते हों, तभी समझाया था कि देखो ये आज भी कितने प्रासंगिक हैं। तो प्रासंगिकता तो है, आप अलग से हेडिंग डाल के लिख दो, मैंने उस वीडियो में क्लियर भी करा था इस बात को, राइट। फिर भी आपका और कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हो। एक सज्जन ने पूछा था कि नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल नोट्स बना सकते हो। ये वीडियो देखकर आप अपने नोट्स बनाएं। अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर बने हुए नोट्स मिलेंगे। मैं डेली क्लासेस लेता हूँ, रेफरल कोड ये यूज करके बेनिफिट ले सकते हैं। और जो सीरीज के बारे में बताया वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच, गुड लक, बी सेफ, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें।